नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल की लाइव क्लास वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम बीएससी पार्ट प्रथम यूनिट फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने अभिक्रियाओं के प्रकार में प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रियाओं को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, मैकेनिज्म्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में आज हम योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाओं में एक पाई बंध का टूटना व दो सिग्मा बंध का बनना शामिल है और इसमें सबस्ट्रेट पर अभिकारक अणु का योग होकर के हमें योगोत्पाद प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई ए डबल बॉन्ड बी कोई सबस्ट्रेट है, इस पर एक्स वाई कोई अभिकारक स्पीसीज है और उसका योग होता है और हमें ये योगोत्पाद प्राप्त होता है ए एक्स बी वाई। एडिशंस रिएक्शंस यानी योगात्मक अभिक्रियाएं तीन प्रकार की हैं। इनका सब क्लासिफिकेशन इस प्रकार है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में जनरली होता क्या है कि ये इस प्रकार की अभिक्रियाएं एल्कीन्स व एल्काइंस के द्वारा संपन्न होती है, एल्काइंस के द्वारा प्रदर्शित की जाती है और यहाँ मंद पद में इलेक्ट्रोफाइल का योग होता है। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी कि ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो और वो इलेक्ट्रॉन के आधिक्य वाली स्पीसीज की ओर आकर्षित हो, उसको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन स्नेही का ऐड होता है अभिक्रिया के मंद पद में। तो प्रथम प्रकार है योगात्मक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और इसमें अभिकारकों का योग होता है। योग का मतलब है कि सबस्ट्रेट पर जो अभिकारक स्पीसीज है उसका कंप्लीटली योग होता है, बाहर साइड प्रोडक्ट कुछ नहीं बनता। और हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि एडिशंस ऑफ Br2 यानी ब्रोमीन का जो एडिशन है, एल्काइंस हो या एल्कीन्स हो, उस पर ट्रांस फॉर्म में होता है, यानी कि एक साइड में Br परमाणु जुड़ता है तो उसके विपरीत साइड में दूसरा Br परमाणु जुड़ेगा। तो Br2 का एडिशंस का एग्जाम्पल्स हम समझने का प्रयास करते हैं एल्कीन पे। तो एल्कीन यहाँ हम ले रहे हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर ट्रांसट्यूब्यूटीन। ये सबस्ट्रेट है, इस पर हम किसका योग करवा रहे हैं? हम Br2 यानी ब्रोमीन गैस का योग करवा रहे हैं, Br2 ब्रोमीन का। और हमें क्या प्राप्त होता है योगोत्पाद के रूप में? मीजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। हम ट्रांस अभिकारक जो सबस्ट्रेट है वो कौन सा रूप है? ट्रांस रूप है। ये ट्रांस, मीजो, ये सीस, ये टेक्निकल टर्म है जिसको हम त्रिविम रसायन के अंदर आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपने प्रीवियस कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा त्रिविम रसायन में ट्रांस स्थिति क्या होती है। जब द्विबंध के सेम और समान प्रकार की समूह हो और तो उसको हम सिस स्थिति कहते हैं। और यहाँ ट्रांसट्यूब्यूटीन का मतलब है कि यहाँ मेथिल डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन और एक मेथिल परमाणु है और समूह है, और इस और भी एक मेथिल और एक हाइड्रोजन परमाणु है। तो डबल बॉन्ड के सेम साइड में दोनों मेथिल हो तो वो स्थिति होती है सिस स्थिति, और डबल बॉन्ड के विपरीत साइड में यदि एल्किल पार्ट है तो हम उसको क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्म्स। तो ट्रांसट्यूब्यूटीन का योग हो रहा है यहाँ Br2 का ट्रांसट्यूब्यूटीन पे और हमें योगोत्पाद में मीजो उत्पाद बन रहा है। इसकी क्रियाविधि को समझने का प्रयास करते हैं। क्रियाविधि में क्या है ये देखिए, ये ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म में ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के इस ओर एल्किल पार्ट है और इसके विपरीत दिशा में एल्किल पार्ट है। तो ये स्थिति कौन सी क्या कहलाती है? ट्रांस स्थिति कहलाती है। और Br2 मॉलिक्यूल है, ये Br2 मॉलिक्यूल्स ब्रेक होता है, एक और Br प्लस बनता है और एक Br माइनस बनता है। तो Br प्लस का
ऐड होता है इस डबल बॉन्ड पे। मंद स्टेप में अभिक्रिया का जो मंद पद है, मंद पद में ब्रोमोनियम आयन Br+ का योग होता है। Br+ यानी कि ब्रोमीन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो वो क्या कहलाएगा, Br+, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहलाएगा। और पाई बॉन्ड जहाँ इलेक्ट्रॉन है आधिक्य में, उस पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड फॉर्म है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी ओर Br+ का एडिशन होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रोमोनियम आयन बना है, यहाँ साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना है, और ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन ऊपर की साइड में है, और नीचे वाले तल में Br- जो फास्ट स्टेप के अंदर जुड़ता है वो दो स्थितियों में जुड़ सकता है। ये Br- और Br+ कैसे बना भाई, ये जो Br2 अणु है, Br सिंगल बॉन्ड Br, इसके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक Br की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये जिस ओर शिफ्ट होते हैं वो Br- होता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, वो क्या हो जाता है, Br+। तो Br+ का एडिशन हुआ मंद पद में इस डबल बॉन्ड पे, और यहाँ इसका एडिशन होने के बाद हमें एक ब्रोमोनियम, साइक्लिक ब्रोमोनियम आइंस बनता है, और ये ऊपर के तल में जो Br+ एटम है साइक्लिक फॉर्म में, तो Br- का जो फास्ट स्टेप है उसमें Br- स्पीसीज का एडिशन हो रहा है। नीचे वाले तल में दो पाथ हैं, ए पाथ और बी पाथ। यदि ए पाथ से इसका एडिशन हो रहा है तो यहाँ एडिशन होने के बाद ये Br+ का बॉन्ड ब्रेक होगा, और आप देख सकते हैं इस फॉर्म में ये बॉन्ड ब्रेक होते ही Br कहाँ आ गया, ऊपर की ओर यहाँ पे, और नीचे जो ए साइड में जो ए पाथ से जो Br अणु इस कार्बन पे जुड़ेगा तो यहाँ Br जुड़ गया, तो Br का ट्रांस एडिशन हुआ है यहाँ पे, और इस फॉर्म में हमें ये जो उत्पाद बना है, ये प्रोडक्ट हम स्टीरियोकेमिकली भाषा में हम इसको कहते हैं मीजोफॉर्म, और ये मीजोफॉर्म प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ है। यदि दोनों स्थितियाँ हमारे पास बराबर है, ये Br- का अटैक बी पाथ से भी हो सकता है, इस कार्बन पे भी हो सकता है, और नीचे के तल पे होता है, ऊपर Br ब्रोमोनियम आयन का साइक्लिक आयन है, और यहाँ से अटैक होते ही ये Br+ का ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इस ओर शिफ्ट होगा, और यहाँ इस ओर होते ही बी पाथ में देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये Br ऊपर की साइड में ये वाला, और नीचे की साइड में ये Br जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और ट्रांस स्थिति में ये Br अणु जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड पे, एल्कीन पे। इस प्रकार हमें ये मीजो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। मीजो को हम और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे त्रिविम रसायन के अंदर। तो अभी हमने पढ़ा ट्रांसट्यूब्यूटीन पर यदि ब्रोमीन का एडिशन करवाया जाए, योग करवाया जाए, तो हमें मीजो उत्पाद प्राप्त होता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। और एक अन्य एग्जाम्स में हम ये एल्कीन है और इस एल्कीन पर HBr का योग करवा रहे हैं, HBr का योग करवा रहे हैं। यहाँ Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट रहते हैं, Br की तरफ, तो Br- बनता है, और H यहाँ क्या बनता है, प्लस बनता है। तो इस स्थिति में हमें ये जो Br है वो RCH-Br CH3 ये योगोत्पाद प्राप्त होता है, और इस योगोत्पाद का बनना किस एक विशेष नियम के द्वारा संपन्न होता है, और ये इस नियम को हम मार्कोनिकोफ नियम कहते हैं। मार्कोनिकोफ नियम यहाँ मोटे तौर पर समझने का प्रयास करते हैं कि मार्कोनिकोफ नियम क्या है, कि यदि असंतृप्त एल्कीन हो और उस पर यदि हम HBr का एडिशन करवा रहे हैं, तो H+ डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन पे H+ का एडिशन होगा, जहां उस कार्बन पे जिस कार्बन पे अधिक हाइड्रोजन परमाणु हो। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से इस कार्बन पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, तो H+ कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3, और यहाँ क्या है, CH है, और ये Br- यहाँ जुड़ा है। तो ये मार्कोनिकोफ रूल्स के अकॉर्डिंग इसका HBr का एडिशन हुआ है, हमें योगोत्पाद प्राप्त हुआ है। और इसको हम इस प्रकार भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि
यहाँ पर H+ के एडिशन होने के बाद जो कार्बोकेटाइन बना है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है जिसका स्थायित्व अधिक है वनिस्पत प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स के। तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा फेवर है। इसकी मैकेनिज़म्स समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है E+, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रॉन का अधिक है उस ओर आकर्षित होने वाली स्पीसीज। स्लो स्टेप में इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक हुआ, यहाँ अटैक कर दीजिए इस कार्बन पे। इस कार्बन पे कैसे कि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ओर मूव होते हैं, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, आंशिक नेगेटिव, और इस पे आंशिक पॉजिटिव है। तो यहाँ देख सकते हैं आप आंशिक पॉजिटिव, और जहाँ इलेक्ट्रॉन का अधिक है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही का एडिशन हुआ, ई जुड़ गया। अब यहाँ फास्ट स्टेप में अब न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। देखिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का एडिशन हो रहा है, लेकिन हम यहाँ अभिक्रिया क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया का क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि मंद गति में, मंद पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग हो रहा है, इसलिए हम इस पूरी अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जबकि यहाँ देखिए सेकंड पद में न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ रहा है, लेकिन वो फास्ट स्टेप में जुड़ने के कारण इसका नाम नहीं दे रहे हैं। और यहाँ न्यूक्लियोफाइल जहाँ न्यूक्लियस दिख रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ Nu- जुड़ गया, और इस प्रकार हमें ट्रांस एडिशन या ट्रांस एडक्ट प्राप्त हुआ है, योगोत्पाद प्राप्त हुआ है। ये हुआ योगात्मक अभिक्रिया के बारे में। एक और एग्जांपल्स देख सकते हैं साइक्लोहेक्सीन का। साइक्लोहेक्सीन के अंदर जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का योग कर रहे हैं साइक्लोहेक्सीन पे, तो दोनों एक्सियल स्थिति वाले Br मिल रहे हैं हमें। देखिए यहाँ ये भी Br एक्सियल स्थिति पे हैं, और ये भी क्या है, एक्सियल स्थिति पे, और दोनों हमें क्या मिल रहे हैं, ट्रांस। तो ये मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशंस हैं और कॉन्फ़िगरेशंस हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ जो Br है, इसका जो ट्रांस स्थिति का, एक्सियल स्थिति का Br परमाणु का आकार बड़ा होने के कारण ये इक्वेटोरियल और एक्सियल स्थिति में नहीं रह करके ये दोनों एक्सियल स्थिति में हैं। और यहाँ एक और एग्जांपल्स देख सकते हैं 2-ब्यूटाइन का। ब्यूट-2-आइन में एक Br गैस, ब्रोमीन गैस का योग हो रहा है, Br2 का योग कर रहे हैं, तो ट्रांस स्थिति पर Br जुड़ गया। फिर भी असंतृप्तता है अभी इस अणु में, सबस्ट्रेट में, तो एक और Br2 अणु जुड़ करके हमें टेट्रा ब्रोमो योगोत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो एल्काइन के केस में हम टेट्रा ब्रोमो योगोत्पाद प्राप्त होता है, और एल्कीन के केस में एक अणु Br का जुड़ता है, ब्रोमीन का। अब इसी नाभिक स्नेही, अब इसी योगात्मक अभिक्रियाओं के क्रम में सेकंड प्रकार है योगात्मक अभिक्रिया का, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यानी बाहर कुछ नहीं निकलता है, अभिकारकों का एडिशन ही होता है, योग होता है और योगोत्पाद प्राप्त होता है हमें प्रोडक्ट के रूप में। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, ये एल्डिहाइड और कीटोन की विशेष अभिक्रियाएं हैं। विशेष रूप से एल्डिहाइड और कीटोन इन प्रकार की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। और द रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनिल डिक्रीज इन द ऑर्डर। कार्बोनिल जो कार्बन है, कार्बोनिल कंपाउंड्स है, उनकी रिएक्टिविटी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर आप देख सकते हैं। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की हाई रिएक्टिविटी शो करता है। उसके बाद आप एल्डिहाइड को देख सकते हैं। फिर कीटोन की रिएक्टिविटी सबसे कम है, वो दोनों ओर कार्बन से दोनों ओर एरिल पार्ट जुड़े हुए हों, और उस कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन बहुत मुश्किल से होता है। कारण है कि यहाँ बल्कि समूह, बहुत भारी समूह इस कार्बोनिल कार्बन से जुड़े होने के कारण इस कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता है, क्योंकि स्पेस में, त्रिविम में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए जब कार्बोनिल कार्बन से दोनों एरोमेटिक समूह जुड़े हुए हैं तो इसकी रिएक्टिविटी घट जाती है। तो सबसे लेस रिएक्टिविटी जब एरिल पार्ट जुड़ा हुआ है, और सबसे हाई एक्टिविटी कार्बोनिल कार्बन से यदि दोनों H जुड़े हुए हैं, तो त्रिविम बाधा भी नहीं होती है और +I इफेक्ट भी नहीं होता है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं हाई रिएक्टिविटी को शो करते हैं। तो क्रियाशीलता का क्रम
नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में आप इस प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं अन्य एग्जाम्स में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई प्रकार के क्वेश्चंस इन ऑर्डर से संबंधित पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा इनका ऑर्डर और इनके कारण। ये कारण भी आप देख सकते हैं, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। अभी मैंने बताया इंडक्टिव इफेक्ट का भी कारण बताया और स्टेरिक हिंड्रेंस यानी त्रिविम में बाधा भी बताया। यदि जहाँ भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ कोई आने से बचेगा, तो यानी कि जहाँ बल्क होगा, जब स्पेस में जगह कम होगी तो वहाँ दूसरा समूह आने से जुड़ने से बचेगा, तो यहाँ इसकी क्रियाशीलता घट जाएगी। और इस प्रकार ये जो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया है आप देख सकते हैं, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है Nu-, वो कार्बोनिल कार्बन पे इस अटैक होता है। कार्बन और कार्बोनिल कार्बन में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट ज़्यादा रहते हैं। कारण इसका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में विद्युत ऋणता में अंतर है, तो ऑक्सीजन की ओर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होने से ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव और कार्बोनिल कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो कार्बोनिल कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है, तो इसकी कमी को पूर्ति कौन करेगा? नाभिक स्नेह। जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है इस कार्बोनिल कार्बन पे, वहाँ कौन अटैक करेगा? नाभिक स्नेह, यानी नाभिक से स्नेह करने वाले यौगिक, यानी कि स्पीसीज, यानी कि ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन के आधिक्य वाली स्पीसीज। तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहाँ अटैक करके हमें इस प्रकार का एक प्रोडक्ट मिल रहा है, और अंत में फास्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ करके हमें ये प्रोडक्ट बनता है। इनके एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं। एल्डिहाइड पे हाइड्रोजन साइनाइड का योग कर रहे हैं एल्डिहाइड पे, तो हम बेसिक मीडियम से में अभिक्रिया संपन्न कर रहे हैं और डीएल पेयर मिल रहा है, साइनोहाइड्रीन प्राप्त हो रहा है हमें। और इसका अन्य एग्जाम्पल्स है, एल्डिहाइड पे हम सोडियम बाइसल्फाइड का योग करवा रहे हैं, तो भी हमें योगोत्पाद प्राप्त हो रहा है। सोडियम बाइसल्फाइड में सबसे पहले ये इनिशियली सोडियम बाइसल्फाइड Na+, H+ और SO3 2- के रूप में ब्रेक होता है, और यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है वो क्या है? SO3 Na-, SO3-2 और Na+ है, ये जो न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है यहाँ इसका ऐड होता है। और एक और अन्य एग्जाम्पल्स हैं, सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डिहाइड का सूत्र आप ये देख सकते हैं, यहाँ जो कार्बोनिल कार्बन है वो एल्डिहाइडिक पार्ट में है, और एरिल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यानी कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका अटैक होता है कार्बोनिल कार्बन पे, और फेनिल पार्ट है वो कार्बोनिल कार्बन पे जुड़ता है और ऑक्सीजन से MgBr जुड़ता है, तो इस प्रकार हमें योगोत्पाद प्राप्त होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी। अब जो थर्ड प्रकार है योगात्मक अभिक्रियाओं का, वो है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी योगात्मक अभिक्रियाएं जहाँ मुक्त मूलक बनते हैं, और मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं हैं योगात्मक अभिक्रियाएं। तो हम इसमें एक एग्जाम्पल्स हैं, प्रोक्साइड इफेक्ट। प्रोक्साइड इफेक्ट को हम एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन भी कहते हैं, एंटी मार्कोनिकोफ एडिशंस कह लो या प्रोक्साइड इफेक्ट कह दीजिए। तो प्रोपीन का एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, प्रोपीन का योग करवा रहे हैं। प्रोपीन पे किसका योग करवा रहे हैं? हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, HBr का, और ये प्रोक्साइड ले लिया है हमने ROOR, और हमें मेन प्रोडक्ट मिला 1-ब्रोमोप्रोपेन। तो इसकी मैकेनिज्म समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रोक्साइड है, इस प्रोक्साइड का लाइट H फोटोन की उपस्थिति में ये बॉन्ड ब्रेक होता है, समांश विखंडन होता है, तो दो अणु मुक्त मूलक बन जाते हैं। ऑक्साइड एल्कोक्साइड के दो क्या बन जाते हैं? मुक्त मूलक बने, RO मुक्त मूलक। और ये मुक्त मूलक देखिए HBr के साथ क्रिया करते हैं। RO जो मुक्त मूलक बना है वो HBr से क्रिया करके ROH बन गया, और Br मुक्त मूलक बना है। और Br मुक्त मूलक, चूंकि ये अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है तो ये तो फेवरेबल अभिक्रिया है, जबकि RO, Br और H मुक्त मूलक बनना ये एंडोथर्मिक है जो कि अनफेवरेबल है। तो कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है? जहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है,
एनर्जी निकल रही है, हमें जहाँ एनर्जी देनी पड़े वो अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही है, तो ब्रोमीन मुक्त मूलक बना। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो ब्रोमीन मुक्त मूलक है, इस ब्रोमीन मुक्त मूलक का जो डबल बॉन्ड है उस पर अटैक होता है एल्किन पार्ट पर, और एल्किन पार्ट पर डबल बॉन्ड पर अटैक यदि यहाँ यहाँ ब्रोमीन का यहाँ अटैक होता है तो मुक्त मूलक कहाँ जनरेट हुआ, इस कार्बन पे। यहाँ कार्बन पे मुक्त मूलक यानी प्राइमरी मुक्त मूलक, जो प्राइमरी मुक्त मूलक होता है वो लेस स्टेबल होता है वनिस्पत सेकेंडरी मुक्त मूलक के। और यदि Br का योग, मुक्त मूलक का योग इस टर्मिनल कार्बन पे होता है तो मुक्त मूलक कहाँ बनता है, यहाँ। और ये मुक्त मूलक होता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, वो प्राइमरी फ्री रेडिकल से स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ Br माइनस यानी मुक्त मूलक का एडिशन यहाँ होता है इस पाथ से, और हमें 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स ये प्राप्त होता है जो कि मोर स्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना, इसकी अभिक्रिया किससे होती है, ROH से, और ROH से होने से यहाँ पर H, इस फ्री रेडिकल्स से H फ्री रेडिकल जुड़ता है और RO फ्री रेडिकल बाहर निकलता है। इस प्रकार जब तक रिएक्टेंट स्पीसीज या रिएक्शन सेल्स में जब तक मुक्त मूलक उपस्थित हैं या रिएक्टेंट या क्रियाकारक अणु उपस्थित हैं तब तक यह अभिक्रिया प्रोसीड होती रहेगी, और जब रिएक्टेंट समाप्त हो जाएंगे तो अभिक्रिया आपस में मुक्त मूलक क्रिया करके अभिक्रिया एंड हो जाएगी। अब अभिक्रियाओं के प्रकार में थर्ड प्रकार है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया को हम इस प्रकार समझते हैं, यदि सबस्ट्रेट या क्रियाकारक अणु में किसी समूह का विलोप होता है तो उसको हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या, इट इज़ रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस। ये एडिशंस यानी योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत है। योगात्मक में तो अणु जुड़ते हैं और विलोपन में अणु टूट करके बाहर निकलते हैं और हमें उत्पाद प्राप्त होता है। इन दीज रिएक्शंस ब्रेकिंग ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड एंड फॉर्म्स 1 न्यू पाई बॉन्ड। योगात्मक में 1 पाई बॉन्ड टूटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, जबकि विलोपन अभिक्रिया में 2 सिग्मा बॉन्ड का टूटना और 1 नया पाई बॉन्ड का बनना शामिल है। तो आप एक प्रतीकात्मक रिएक्शंस के बारे में, ये रिएक्शन है AB, X जुड़ा हुआ है, B से Y जुड़ा हुआ है, तो ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक हुआ, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, -XY बाहर निकला है और प्रोडक्ट के रूप में हमें एक पाई बॉन्ड का नया निर्माण हुआ है और A डबल बॉन्ड B, ये हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम देख सकते हैं विलोपन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स में देखिए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशंस, नाम से ही आप समझ सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशंस। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन अणु का बाहर निकलना, H2 अगर बाहर निकल रहा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशंस। डिहाइड्रेशंस कॉपर है, कॉपर मेटल है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो ये जो एल्कोहल की वाष्प है उसमें से क्या निकल जाती है, H2 गैस निकल जाती है और हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार डिहेलोजिनेशंस में यहाँ हेलोजन अणु बाहर निकलता है और Zn जिंक धातु की उपस्थिति में यदि हम डाइब्रोमो इथेन को गर्म करते हैं तो एथीन प्राप्त होती है और ZnBr, 2 अणु ZnBr के प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार एक अन्य विलोपन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि एक H अणु निकलता है और एक Br, तो क्या बनता है, HBr का विलोप हो रहा है किससे, यहाँ ब्रोमोइथेन से, तो ब्रोमोइथेन से इसका विलोप हो रहा है और एल्कोहलिक KOH में हम इस अभिक्रिया को संपन्न करते हैं और हमें एल्कीन प्राप्त होता है। और एक और अन्य प्रकार है डिहाइड्रेशंस नाम से आप समझ सकते हैं जल का अणु बाहर निकलना, -H2, तो कंसनट्रेट H2SO4 और 170 डिग्री सेंटीग्रेड की कंडीशंस पे एल्कोहल में
एल्कोहल में से जल का अणु बाहर निकलता है और हमें एल्कीन प्राप्त होती है। एलिमिनेशंस विलोपन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। हाँ, हमारे सिलेबस में अभी हम दो प्रकार के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। E1 एलिमिनेशंस रिएक्शंस। E1 एलिमिनेशंस रिएक्शंस क्या है? E1 mechanism is a two-step process, and the rate determining step is the ionization of the substrate. A stronger base favored the E1 path over the SN1 path. विलोपन अभिक्रिया में E1 एलिमिनेशन रिएक्शन यानी एकाणुक विलोपन अभिक्रिया, एकाणुक विलोपन अभिक्रिया, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, E का मतलब एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो E1 मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में है, और जो फर्स्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग यानी अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने वाला है, और इसमें सबस्ट्रेट यानी अभिकारक अणु का आयनाइजेशन होता है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं ये एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या है। टी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टी ब्यूटिल ब्रोमाइड है यानी कि 3 डिग्री हैलाइड्स है, और स्लो स्टेप में ये Br माइनस बाहर निकलता है और हमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन प्राप्त होता है जो कि स्टेबल है। और फास्ट स्टेप में क्या है कि OH माइनस का योग होता है, और हमें क्या बाहर निकलता है, जल का अणु बाहर निकलता है। OH जो फास्ट स्टेप है वहाँ क्षार का OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन्स है, वो इस कार्बोकेटाइन से H प्लस बाहर निकालता है, और H प्लस और OH माइनस निकल करके जल का अणु बाहर निकलता है, और हमें आइसोब्यूटीन प्राप्त होती है यानी कि असंतृप्त यौगिक हमें प्राप्त होता है। और इसी प्रकार जल के अणु का विलोपन हुआ है, इसको हम डिहाइड्रेशंस प्रकार की अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया समझ सकते हैं उदाहरण के तौर पे। और हम एक और एग्जांपल्स देते हैं 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन का। कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हमें 3 प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं। देखिए ये भी एक डिहाइड्रेशंस प्रकार की अभिक्रिया है, विलोपन अभिक्रिया है। इसमें यदि यहाँ से H प्लस निकलता है तो हमें उत्पाद में प्राप्त होता है ट्यूब्यूटीन। क्या प्राप्त होता है? ट्यूब्यूटीन। यदि H प्लस यहाँ से निकलता है, H प्लस और OH माइनस, तो हमें प्राप्त होता है 1 ब्यूटीन। और यदि ये H प्लस यहाँ से निकलता है और 2 विपरीत H प्लस निकलता है, यहाँ वाला 2 H है तो यहाँ वाला H निकलने पर हमारे पास 2 स्थितियाँ हैं, यानी यहाँ हमारे पास 2 स्थितियाँ। यदि सेम साइड वाला H प्लस निकलता है तो सिस ट्यूब्यूटीन प्राप्त होती है, और विपरीत साइड वाला H प्लस बाहर निकलता है OH के साथ जल का अणु बाहर निकलने में यदि H प्लस ट्रांस वाला निकलता है तो हमें ट्रांस ट्यूब्यूटीन प्राप्त होती है। और ट्रांस ट्यूब्यूटीन आप देख सकते हैं, ट्रांस ट्यूब्यूटीन है वो अधिक अमाउंट में, यानी इसकी प्रतिशत मात्रा ट्रांस ट्यूब्यूटीन की ज़्यादा है 1:25 और 1 ब्यूटीन की। इसका कारण ये है कि इट इज़ एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेथ-जेफ रूल। सेथ-जेफ रूल के आधार पर हम इन उत्पादों को, इनकी यील्ड ज़्यादा क्यों बनी है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेथ-जेफ रूल्स ये कहता है कि जब विलोपन अभिक्रिया होती है तो विलोपन अभिक्रिया में वो वाली एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनती है जो कि अधिक प्रतिस्थापियों युक्त हो, या मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स आर इन एक्सेस अमाउंट। अधिक मात्रा में कौन सी एल्कीन बनती है? जो अधिक प्रतिस्थापित हो। तो यहाँ देखिए इस एल्कीन में प्रतिस्थापी कितने हैं? एल्किल 2 प्रतिस्थापी हैं, और इसमें भी 2 हैं, सिस में और ट्रांस में। लेकिन सिस जो फॉर्म है वो हिस्टोरिकली यानी तिर्विम रूप से अनफेवरेबल है, इसीलिए यहाँ है वो ट्रांस उत्पाद है वो ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, ज़्यादा फेवर में कर रहा है, ज़्यादा मात्रा में हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, और इसको हम सेथ-जेफ रूल के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ मैकेनिज्म्स देख सकते हैं आप। मैकेनिज्म में यहाँ 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन है, और कंसनट्रेट H2SO4 के साथ हम रिएक्शंस करवा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप
H OH माइनस निकलता है, तो यहाँ इस कार्बन पे H प्लस हो गया। और यहाँ अब यदि ये वाला H बाहर निकले, ये वाला, तो ये H निकलने पर जो जो मोर स्टेबल फॉर्म है वहाँ से ये निकलता है, तो डबल बॉन्ड बना और हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो तिर्विम रूप से यदि ट्रांस स्थिति में यदि एल्किल समूह जुड़े हुए हैं और उस स्थिति में हाइड्रोजन परमाणु है वो बाहर H प्लस के रूप में बाहर निकलता है, माइनस H प्लस, तो हमें ट्रांस ट्यूबिटीन प्राप्त होती है जो कि मोर स्टेबल होती है। हम इसको कन्फर्मेशंस के माध्यम से समझने का प्रयास किया है किस प्रकार ये ट्रांस है वो मोर स्टेबल है और अधिक मात्रा में हमें इसके उत्पाद यानी यील्ड मिलती है। अब नेक्स्ट प्रकार है विलोपन अभिक्रिया का E2 elimination reactions। E2 elimination reactions, E2 mechanism is a one-step process. Eliminating group should have anti-periplanar configurations। ये एक पद में संपन्न होने वाली विलोपन अभिक्रिया है तथा जो बाहर निकलने वाला ग्रुप है वो एंटी पेरिप्लेनर्स स्वरूपण में होना चाहिए। और बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस हैं, इसका एग्जांपल है बेस कैटलाइज्ड डिहाइड्रो हैलोजिनेशंस ऑफ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स का डिहाइड्रो हैलोजिनेशंस है वो क्या है, E2 मैकेनिज्म्स के माध्यम से संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। आप देख सकते हैं ये एथिल ब्रोमाइड है, सोडियम इथोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर HBr का अणु का विलोपन होता है और हमें एल्कीन प्राप्त होती है। इसके मैकेनिज्म इस प्रकार है, इथोक्साइड आयन है और ये इथोक्साइड आयन यहाँ से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ से Br प्लस बाहर निकल जाएगा, Br माइनस, और हमारे पास यहाँ H प्लस बाहर निकला और Br माइनस एक ही स्टेप में संपन्न हुआ और यहाँ क्या प्राप्त हुई, एल्कीन, और हम सोडियम एथिल एल्कोहल और Br माइनस। फोर्थ टाइप है रीअरेंजमेंट अभिक्रियाएं, या हम इसको कह सकते हैं पुनर्विन्यास रिएक्शंस या पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। तो पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं में क्या होता है, इन रीअरेंजमेंट द मॉलिक्यूल्स चेंज इट्स कार्बन स्केलेटन एंड माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड और ग्रुप्स आल्सो अकर विद इन मॉलिक्यूल्स। यानी कि एक ही अणु में यदि डबल बॉन्ड का या समूह का माइग्रेशन हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, नया उत्पाद प्राप्त हो रहा है, हम उसको क्या कहते हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। और इनमें कार्बन स्केलेटन में भी चेंज होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहते हैं। आप यहाँ देखने का समझने का प्रयास कीजिए, ये सबस्ट्रेट है, अभिकारक है A से यहाँ X समूह जुड़ा हुआ है, B से Y जुड़ा हुआ है, और पुनर्विन्यासित होकर के A से कौन जुड़ गया, Y, और B से कौन जुड़ गया, X। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। यहाँ सेकंड टाइप में देखिए डबल बॉन्ड का माइग्रेशन हो रहा है, अभी डबल बॉन्ड B और C परमाणु के मध्य है और उत्पाद के अंदर A और B के मध्य परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड हो जाता है, यानी माइग्रेशन हुआ है डबल बॉन्ड का। तो इस प्रकार को हम क्या कहेंगे, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहते हैं। और एन ब्यूटेन है, इस एन ब्यूटेन की LCl3 और हीट करते हैं तो हमें आइसोब्यूटेन प्राप्त होती है, यानी कि ये जो मेथिल समूह है वो यहाँ शिफ्ट हो गया मध्य वाले कार्बन पे और हमें क्या प्राप्त होगी, आइसोब्यूटेन, और H प्लस है वो टर्मिनल हो गया। और इसी प्रकार 1 क्लोरोप्रोपेन है, इसका भी एनहाइड्रस LCl3 और हीट करने पर हमें ये जो Cl टर्मिनल है वो मिड वाले कार्बन पे आ जाता है, 2 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होता है। तो ये एक समूह का पुनर्विन्यास हुआ है, अभिगमन हुआ है। और यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, फेनिल एसीटेट और एनहाइड्रस LCl3, तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है और ये पैरा वाला है। तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल हमें 2 उत्पाद रूप में मिले हैं। दोनों की जो यील्ड है प्रतिशत मात्रा है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और कौन सी अधिक मात्रा में बनेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं फेनिल सोडियम कार्बोनेट 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ और तो प्रोडक्ट बना है सोडियम सैलिसिलेट यहाँ। और
इसका एक विशेष एग्जाम्पल है जो हम पेरिसाइक्लिक अभिक्रियाओं के माध्यम पेरिसाइक्लिक अभिक्रियाओं को विस्तार से अध्ययन करेंगे, उसमें पढ़ेंगे कोफ रीअरेंजमेंट। कोफ रीअरेंजमेंट में आप देख सकते हैं ये इस प्रकार की पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं हैं जिसका अभिकारकों पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, केमिकली इनके कोई एंजाइमेटिक इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ थर्मल और थर्मल और प्रकाश से ये अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। और थर्मल यानी कि हीट का प्रभाव पड़ता है और प्रकाश का प्रभाव से ये अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं और इन पर किसी प्रकार के उत्प्रेरक इनको प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये पेरिसाइक्लिक अभिक्रियाएं हैं और इनका एग्जाम्पल है कोफ रीअरेंजमेंट। कोफ पुनर्विन्यास में हम उदाहरण ले रहे हैं 3-फेनिल 1,5 हेक्साडाइन 165 से 185 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये अभिक्रिया थर्मली संपन्न हो रही है। और यहाँ देखिए डबल बॉन्ड का पुनर्विन्यास हुआ है, तो हम इसको 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड का जो पुनर्विन्यास होकर के यहाँ देखिए आप, यहाँ सिग्मा बॉन्ड था वो यहाँ शिफ्ट हुआ है और पाई बॉन्ड देखो पहले यहाँ इस टर्मिनल पे थे, अब इस छोर पे हो गए हैं। तो 1-फेनिल 1,5 हेक्साडाइंस हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ है। ये थर्मली इनिशिएटेड है और इसको हम कोफ रीअरेंजमेंट कहते हैं। आप इसको लर्न कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो लाइव क्लास होगी उसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद।